आई एम गोलू कुमार, योर एक्सपर्ट लेक्चर ऑन डेटा साइंस एंड एआई। सबको पता है कि हम एआई स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मल्टीपल डोमेन के स्टूडेंट्स हैं, है ना। लेकिन आप लोग जब इंडस्ट्री के बारे में देख रहे होगे या अभी जो प्लेसमेंट चल रही है तो हम लोग देख रहे होगे कि बस कोर किसी को बच्चे नहीं चाहिए जो बस एक ही कोर के बारे में जाने, क्योंकि एआई एक ऐसा फेज आ चुका है जो हर एक डोमेन में इंटीग्रेटेड है, किसी भी डोमेन में अप्लाई हो सकता है। ये नहीं कि हम सिविल वाले हैं तो हमें एआई आना ही नहीं चाहिए, हम मैकेनिकल के हैं तो हमें आना ही चाहिए, या पेट्रोलियम है, केमिकल है, हमें आना ही चाहिए क्योंकि हमारा नॉन टेक है। बट ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं वो एआई में पूरा प्रो लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि कंपनी जो कि आप स्टार्टअप तो हटाओ, जैसे एसआईएच अभी चल रही है, कोई भी हैकाथॉन चल रही है, हैकाथॉन किसने पार्टिसिपेट किया अभी तक? किसी ने नहीं की। आप लोग वहाँ पे जाओगे तो मोस्टली जो छोटे छोटे ब्रांच या डोमेन के भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, सब में एआई इंटीग्रेटेड आ चुका है। हर एक काम को क्या करना है, ऑटोमेट कर देना है। जैसे कि केमिकल में आए, केमिकल में कोई पाइप है, पाइप में कोई लीक हो गई तो इसे हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि इसमें लीक आ रही है? क्योंकि मैनुअली तो हम बार बार जाके वहाँ पे जाएंगे नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे लीक हो रही है, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट है। अगर हम लोग क्या उस पर कोई IoT डिप्लॉय कर दे तो IoT क्या करेगा, प्रेशर मेजर करेगा, क्योंकि प्रेशर से पता चल जाएगा ना अभी 2 मिनट पहले इतना प्रेशर से इसमें तो वैक्यूम चल रहा था, अभी 2 मिनट बाद इतना हो चुका है, तो इसे हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं ना कि पाइप में लीकेज है। या कोई जैसे कोई EV प्लेटफॉर्म चला रहे हैं या कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जहाँ पे हमें सोलर और ग्रिड दोनों की नीड है या रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कब सोलर यूज़ करना है कब ग्रिड यूज़ करना है। लाइक अभी देख रहे होगे कि स्मार्ट EV चल रही है जो कि ग्रिड पे चलती है, अब तो पेट्रोल वाला कम ही चल रहा है, तो उनका भी पेट्रोल पम्प की तरह एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे जाके EV चार्ज होती है। वो डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, दिन के टाइम वो सोलर यूज़ कर लेंगे, रात में ग्रिड यूज़ मतलब बैटरी यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें पता नहीं कि दिन में किस टाइम सबसे ज़्यादा हमारे पास एनर्जी आता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें 1 बजे या 2 बजे सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो उस समय हम ज़्यादा चार्ज करेंगे, और जब सोलर से चार्ज करें तो उस समय हम यूज़र से चार्ज भी कम लेंगे। ऐसे क्या हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, उसके बाद जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो भी बैलेंस हो रहा है, उसे भी लोड नहीं पड़ रही या बैटरी हमारी डिग्रेड नहीं हो रही। लेकिन ये जो सोलर का हमें पता कैसे चलेगा कि इस टाइम इसने या मतलब इतना पावर जनरेट हो रहा है हमारे सोलर से? इसके लिए तो काम ऑटोमेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग नहीं तो डीप लर्निंग। क्योंकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होता है जो करेंट डेटा को रीड करके या डेटा के पैटर्न को रीड करके प्रिडिक्ट करता है कि हाँ अगले समय या इस समय कितना हमारा सोलर पावर जनरेट कर सकता है, वो भी लाइव डेटा पे। तो हम ये मेनली क्या करेंगे, हम लोग डेटा पे काम करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स है, जैसे सिविल वाले हैं, मैं डेटा स्टार्ट करूँगा, डेटा कैसे ML मॉडल या डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि मैं नॉन टेक से हूँ, मेरे को कुछ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक से सब भी बताऊँगा। हम लोग यहाँ पे जैसे AI यूज़ करेंगे, AI के हेल्प से कैसे किसी मॉडल को ट्रेन करें हम अपने डेटा पे। और एक हम लोग फ्रंट एंड जैसे फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे कोई भी डेटा हम लोग इनपुट में देंगे वो प्रेडिक्ट करके बताएगा वो चीज़। लेकिन इसके लिए हमें बस बेसिक चीज़ें बस पता होनी चाहिए। अब ये नहीं, क्योंकि सही से देखा जाए तो हमारे पास टाइम कम है, इतने टाइम पे पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पूरी पढ़ लें या कोई फ्रेमवर्क, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन चीज़ को कवर करने के लिए अप्रॉक्स 8 या 9 महीने चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास है उतनी नहीं है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, जैसे क्या फ्रेमवर्क होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स होता है, इस स्टेप्स के बाद क्या स्टेप्स हम लोग लेंगे, है ना, ये हम लोग प्रोसीजर जानेंगे। क्योंकि हम लोग जब प्रोसीजर पता है ना तो कोई भी AI कोड हमें जनरेट करके दे सकता है। लेकिन मान लें कि हमें कोड जनरेट करके देते हैं, हमें रन करना ही ना है, ये पता हमें नहीं हो कि रन करना कहाँ है, या AI कोड तो दे देता है लेकिन उसके आउटपुट से हमेशा वो सही नहीं आउटपुट आता। हमें उस आउटपुट को देख के उसे इवेलुएट करना पड़ता है या टेस्ट करना पड़ता है, हाँ जो आउटपुट आया सही है कि नहीं है। इन चीज़ को बस हमें देखना है। आप लोग बोल जाओ कि मेरे को कुछ नहीं आता है, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि अभी जो देख रहे होगे आप 8 या 9 क्लास के जो बच्चे हैं जो CBSE में पढ़ रहे हैं वो वेबसाइट बनाते हैं, क्या उन्हें पूरी लैंग्वेज आती है? नहीं आती है, क्योंकि यह इतनी एडवांस बन चुकी है ना, एक प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो वेबसाइट जनरेट करके दे दें। तो आप ये मत सोचें कि मेरे को कुछ नहीं आती, मेरे से होगा ही नहीं। ये चीज़ें हैं ना, बस प्रोसीजर पता होनी चाहिए या फ्लो, क्या फ्लो होता है, देन आप किसी भी मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। इसमें आपको कोई सी भी डाउट आ रही है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, वो बता सकते हो आप, क्योंकि बस कॉन्फिडेंस चाहिए आप लोग को, हाँ मेरे को ये करना है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर एक काम हम AI से कराएंगे। लेकिन हाँ हमें बस फ्लो जानना है, क्या प्रोसीजर होता है ना। जैसे कि हमारे जो नेक्स्ट वे फ्यूचर टेक का भी कंपनी चल रही है,
वो इतने डोमेन हम लोग लेके आए, इन सभी डोमेन के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्हें हम एआई प्रोवाइड करेंगे। कैसे एआई वर्क करता है, क्या हम लोग इसमें बढ़ना है, किस हमें स्कोप को कवर करना है, इन चीज़ में हम लोग फोकस करेंगे। लाइक जैसे डेटा साइंस है, डेटा साइंस के कितने स्टूडेंट होंगे इसमें? जैसे डेटा साइंस मान लीजिए सीएससी कोर में आता है। ये सब सीएस के पार्ट हैं। कंप्यूटर साइंस के कितने हैं इसमें? कोई नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो होता है, कंप्यूटर साइंस कोर होता है, इसके ब्रांचेज होते हैं जैसे डेटा साइंस, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी उसके ब्रांच है, लेकिन मेन कोर क्या है? सीएस है। तो सीएस में इन तीनों चीज़ें आती हैं। आईओटी के कितने लोग होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल के बस। ओके ठीक। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेनली क्या होते हैं, एक इमेज होनी चाहिए, ये तो चल ही नहीं रहा है यार। नहीं, ये तो चल ही नहीं रहा, HDMI नहीं चल रहा ना, वो डेटा डालना था। जैसे कि कोई भी हम लोग डेटा कैसे कलेक्ट होता है, अगर हम लोग को किसी चीज़ का डेटा कलेक्ट करना तो क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे IoT डिवाइस लगाते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास करंटली डेटा कहाँ से आएगा, क्योंकि हम लोग मॉनली क्या है, AIML और डेटा साइंस में किस चीज़ पे काम करते हैं? डेटा पे। लेकिन अब हमारे पास ये डेटा आएगा कहाँ से? इसके लिए या एक वही सोर्स होता है हमारे पास IoT, जहाँ जिस चीज़ का डेटा चाहिए वहाँ पे एक डिवाइस डिप्लॉय कर दो। वो डिवाइस क्या करेगा, हर एक प्रोसीजर को या इंटरवल के डेटा को लोड करता है। अब वो लोड करके ट्रांसमिट करता है क्या? क्लाउड पे। क्लाउड क्या होता है कि क्लाउड हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी डेटा जो जनरेट हो रहा है तो ट्रांसमिट करके क्लाउड पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब क्लाउड पे जो होता है, एक बार स्टोर हो गया तो हम ग्लोबली उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में हो, डेटाबेस में हो, या किसी वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं या किसी भी रिसर्च वर्क हो, तो वहाँ पे हम लोग उस डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम IoT का आप लोग मतलब उसका भी ट्रेनिंग होगी, लेकिन AI के बाद होगी। इसके बाद जो ट्रेनर आएंगे तो वो बताएंगे किसी भी IoT डिप्लॉय करके डेटा जनरेट कैसे कराते हैं क्लाउड पे, कैसे उसे हम लोग भेजते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाउड से, कैसे हम लोग कोई डेटा उठाएंगे, कहाँ से हमें डेटा लेना आता है। इसके लिए 2-3 प्लेटफॉर्म है, जैसे कैगल है। कैगल का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? तो कैगल एक ऐसी एक वेबसाइट बन चुकी है जहाँ पे ऑल यूनिवर्स, मतलब पूरे ग्लोबल का डेटा वहाँ पे पड़ा है। जो भी कोई डेटा पे काम करता है, ऐसे रिसर्च है, फिर कॉलेज में होता है, डिफरेंट लोग रिसर्च पे काम करते हैं। जब रिसर्च पे काम करते हैं, जो डेटा पे काम करते हैं वो डेटा इस पर पोस्ट कर देते हैं, तो वहाँ से हम ये डेटा जाके एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम IoT कहीं डिप्लॉय कर नहीं रहे हैं, कोई भी डिवाइस, हमें डिवाइस है नहीं, हमें सीधा डेटा चाहिए। तो डेटा हम इन वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा, कैसे फ्लो होता है। सर को बुलाना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट कहाँ से करते हैं, किसी डिवाइस से। उसके बाद हम लोग उसे क्या हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ? क्लाउड पे। क्लाउड पे जब डेटा स्टोर हो जाता है तो उस डेटा को हम लोग एक्सेस करते हैं। बट करेंटली हम लोग इस पार्ट को, अभी तो चलेगा नहीं, ओके सर, इस पार्ट को हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि हमारे जो AI सीखने के बाद, AI का जो ट्रेनिंग आपने चल रही है, इसके बाद IoT वाले आएंगे, वो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कैसे हम लोग डेटा उठाएंगे, उस पर AIML कैसे अप्लाई करके काम को ऑटोमेट करेंगे। इसके लिए हम लोग एक फ्लो फॉलो करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, डेटा कलेक्शन का। ये 7 स्टेप, आप लोग या तो फोटो ले लो या इस चीज़ को लिख लेना, क्योंकि सबसे मेन रिक्वायर्ड चीज़ आपके लिए यही है। ये 7 स्टेप आप लोग को आने चाहिए। इस 7 स्टेप का यूज़ करके आप कोई भी AIML या डीप लर्निंग मॉडल होता है उसे ट्रेन या बिल्ड कर सकते हो। आप इस चीज़ को याद रखना हमेशा, या तो इसे लिख लो या तो फोटो ले लो। फोटो लिया सबने? एक जने ले लो, ग्रुप में शेयर कर देना। ओके, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन का काम होता है। डेटा कलेक्शन करने के लिए देखो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट है, जैसे गवर्नमेंट डेटा हब है, तो यहाँ पे कैगल है, या कोई एक आता है अपना गूगल पे भी डेटा मिल जाती है, या बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो अपने गिटहब प्रोफाइल पे डेटा अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग डेटा एक्सेस कर लेते हैं। किसी ने गिटहब का नाम सुना है? गिटहब एक क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे कोई भी अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है
तो गिटहब एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकता है, मतलब वहाँ पे स्टोर कर सकता है कि कभी हम लोग प्लेसमेंट में बैठते हैं तो वहाँ पे जो भी इंटरव्यूअर होते हैं, हमारे जजेस होते हैं, हमारे गिटहब प्रोफाइल को चेक करते हैं कि हमने अपने पूरे इंजीनियरिंग इंटायर जर्नी में हमने क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम की, क्योंकि हमारा फ्लो क्या है, क्योंकि यहाँ से हमारा वो पूरा नहीं होता है, हाँ, पूरा हमारा वर्क फ्लो, हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, कब क्या, हमने किस साल किस टाइम क्या प्रोजेक्ट हमने बनाया, यहाँ से वो पूरा एक्सेस कर सकता है। इसी तरह कोई भी रिसर्चर होता है जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है अपने सारे चीज़ों को गिटहब पे अपलोड कर सकता है, तो वहाँ से भी हम लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए ये 7 स्टेप है। सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा डिफरेंट वेबसाइट से मान लो कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमारा होता है प्री प्रोसेस डेटा, क्योंकि डेटा अब जो हमारे पास आ चुकी है, अब डेटा में डिफरेंट टाइप के बग होते हैं, क्योंकि कोई डेटा ऐसा होता है, कोई सेल एम्प्टी होता है। एक्सेल यूज़ किया सबने? एसईओ हमारा जो काम होगा यहाँ पे पूरा एक एक्सेल सीट, मतलब एक टेबुलर डेटा पे काम होगा। अब यहाँ पे जो होता है मतलब कॉलम को, यहाँ पे कॉलम को हम लोग फीचर बोलते हैं अपने एआई या मशीन लर्निंग में, क्योंकि किसी भी टेबल कैसे बनाता है, रो और कॉलम के मिलने से। अब कॉलम जो होता है हर एक फीचर को डिनोट करता है। लाइक मान लो कि हमें किसी एक हाउस प्रेडिक्शन करना है, तो हाउस के लिए क्या चाहिए होता है, इतना विड्थ है इसका, इतना हाइट है, ये कलर है, इतनी सारी बिल्डिंगें बनी हुई है, हमारा जो इतनी हुई है, तो इस चीज़ के बेसिस पे तो जज करके बता दे कि मेरे हाउस का प्राइस कितना होगा। ये जो 4 मैंने चीज़ें बताई, ये क्या उसका फीचर है, या कोई एक कार है, जैसे हम लोग को मान लो कि कोई कार या बाइक को एनालिसिस करना है, ये बाइक है और ये कार है, तो बाइक किस चीज़ से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये बाइक है या कार है। बाइक में 2 टायर होंगी, कार में 4 टायर होती है, इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसमें बस 2 लोग या 3 लोग बैठ सकते हैं, उसमें 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं। ये क्या एक चीज़ पैटर्न है, हाँ, मतलब मल्टीपल ऐसे पैटर्न होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि ये बाइक है और एक कार है। तो इसी तरह हमारा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी होता है जो इस पैटर्न को लर्न करता है, क्योंकि हर एक कॉलम बनता है हर एक फीचर का। ये फीचर बाइक में ये फीचर होती है तो कार में ये फीचर होती है, इन फीचर के बेसिस पे हम लोग जज करके बताते हैं ये बाइक है और ये कार है। तो इस चीज़ क्या हमारे डेटा से आती है, तो इस चीज़ को हम लोग कॉलम को अपने एआई में क्या बोलेंगे, फीचर। अब ये जो हमारे पास फीचर है, या कोई भी देख रहे हो कि IoT डिवाइस होती है, जब कोई डेटा ट्रांसमिट करता है या किसी इंटरवल का डेटा वो रीड करता है, किसी इंटरवल में वो डेटा मतलब एम्प्टी हो जाता है, किसी टाइम पे वो डेटा रीड नहीं कर पाता। तो ऐसे क्या होता है, जब कोई भी मॉडल को या AI या डीप लर्निंग मॉडल जो होता है, अगर इस एम्प्टी डेटा या नल सेल वाला डेटा मिलता है तो वहाँ पर लर्न नहीं कर पाता, वहाँ पर एरर दे देगा, वहाँ पर रुक जाएगा। इसलिए हमें कभी भी डेटा जो ML या डीप लर्निंग को फिट करते हैं डेटा, तो हमेशा क्लीन होना चाहिए और एक प्री प्रोसेस होना चाहिए। प्री प्रोसेसिंग लाइक मान लो कि कोई डेट है, क्योंकि डेट मेनली क्या फॉलो होता है, DD MM YY, लेकिन कुछ डेट है मान लो कि 10 इस फॉर्मेट में है, तीसरा 11वां क्या आ रहा है वो MM DD YY हो गया, एक फॉर्मेट चेंज हो गया। ये हम तो देख रहे हैं कि सिंपल चेंज है, लेकिन जब मॉडल उसे लर्न करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो यहाँ पर वो एरर दे सकता है। इस चीज़ को कोई भी मान लो कि प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम क्या है, मान लो कि एक नॉर्मल पाइथन का कोड लिखे, पाइथन का कोड क्या करेगा, मान लो कि पहला डेटा DD हम लोग मान लें डेट है, लेकिन उसे 10 सेल को रन कर दिया, 11वें सेल पे जब प्रोग्राम आ रहा है तो उसे पहला डेट ही क्या मिल रहा है, ईयर मिल रहा है, तो क्या वहाँ पे एरर देगा। तो इसी तरह हमारा ML मॉडल भी होता है, अगर उसे कोई भी अगर अनफॉर्मेट डेटा मिल जाए या अनस्टैंडर्ड डेटा मिले तो वहाँ पर आके वो एरर देता है। और कुछ ऐसा भी होता है, हमारा जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल है वो कभी टेक्स्ट डेटा रीड नहीं करता, उसके लिए क्या हमेशा नंबर चाहिए, क्योंकि आप ये भी देखो कोई भी अगर डेटा होता है तो हमें वो नंबर फॉर्मेट में नहीं मिलता। तो कोई भी हमारा जो डेटा होता है वो कभी नंबर फॉर्मेट में हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में मोस्टली मिलेगा, कोई नाम होता है या किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन हो या समरी हो, टेक्स्ट में मिलता है। इस टेक्स्ट को क्या हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। वेक्टर के बारे में किसी ने पढ़ा है, वेक्टर मैथ्स तो पढ़ा होगा सबने ना, 9th-10th में सबने पढ़ा होगा। उसी तरह ये जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट से वर्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड, इसे क्या है एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। हर एक वर्ड का यूनिक नेम होता है। जैसे इसका तो क्यों नहीं चल रहा यार, अब लाइक के देखो कोई भी एक्सेल सीट का जो फॉर्मेट होता है क्या, एक टेबल फॉर्मेट में होता है, इसमें क्या होता है मल्टीपल रो होती है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, और ये क्या होता है हमारा रो होता है।
मान लो कि इसमें कोई हम लोग फीचर इसे F1 नाम देते हैं, इसे F2, इसे F3। मान लो किसी भी डेटा का फीचर है तो इस क्या है, कॉलम को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, फीचर बोलेंगे। रो यहाँ पे सेम ही होता है। अब मान लो कि इसमें बहुत ऐसा डेटा है, मान लो कि ये डेटा इसमें ये फील्ड है, ये फील्ड है, लेकिन इसमें ये वाला एक नल वैल्यू है, एम्प्टी आ गया। लेकिन ये जो एम्प्टी आ गया किसी भी मॉडल में हम लोग डालते हैं तो ये वहाँ पे एरर देगा, यहाँ पे मॉडल चलेगा नहीं। कोई भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल होता है, बड़े डेटा पे काम करेंगे, अगर सीपी पे चला रहे हो तो 2 दिन या 3 दिन भी लग जाता है मॉडल को ट्रेन होते हुए। जैसे मैंने अभी 3 दिन, जैसे मैं NIT के दिल्ली NIT के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसका एक मशीन लर्निंग का मॉडल कम से कम 62 घंटे में ट्रेन हुआ था, क्योंकि मैंने उसे सीपी पर ट्रेन किया था। जीपी वाला अगर सिस्टम यूज़ करते हैं कम दिनों में हो जाती है, लेकिन सीपी पे ज़्यादा टाइम लगती है। तो सबसे पहले ये जो हमारा इस फॉर्मेट का डेटा है तो हमें इसे क्या करता है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, कोई भी एम्प्टी सेल नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है इसमें लाइक का एक होता है, मान लो कि कोई से हमारा डेटा है, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, कोई डेटा मान लो कि 100 तक सही से जा रहा है, मतलब रेंज है 1 से 100 तक डेटा कोई सेल में फिल है ना, क्योंकि कोई डेटा ऐसे आ जाता है सीधा 10,000 पे जाए, तो यहाँ पे मॉडल जो होता है ओवरफिट करने लगता है। मान लो कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल लर्न कैसे करता है, देखो जैसे कि हमारा x का क्या है, हमारा इनपुट है, जैसे ये हमारा इनपुट है, अगर ये वैल्यू y पे जाता है तो मान लो कि इसे हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर ये हमारे डेटा पे होता है कि डेटा मल्टीपल फॉर्मेट मिलेंगे, उसका लेबल भी होता है, ये चीज़ें हैं तो इसके आउटपुट में बता देता है ये बाइक है या कार है। तो वहाँ पे मान लो कि ये 5 है हमारा x का डेटा, x क्या है, एक वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, ये तो हमारा फीचर को डिनोट कर रहा है, ये हमारा फीचर है, इस एक्सिस पे बता रहा है कि हमारा a है, और मान लो कि ये हमारा फीचर है x, ये s था, ये x है, x है, इसका वैल्यू क्या है, एक y है, 2 फीचर है, इसके बेसिस पे बता रहे हैं b है। अगर कोई नया डेटा आता है, ऐसे क्या है, हम किसी भी मॉडल को बिलियंस ऑफ डेटा, क्योंकि रो क्या होता है, हम लोग कोई डेटा या 10 डेटा 15 डेटा पे काम नहीं करते हैं, डेटा क्या होता है कि लाखों में होता है, कोई भी मॉडल जो डेटा लर्न करता है वो लाखों में डेटा लर्न करता है। यहाँ पे जब डेटा देंगे तो उसे इतना पैटर्न मिल जाता है कि मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, कोई बीच का कैसा डेटा हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमें डेटा है, तो ये क्या करेगा मॉडल हमारा, इस पॉइंट से सीधा y पे आता है। अब y पे क्या है, एक वैल्यू देखता है, मान लो कि 10 और 20 के बीच में क्या आ सकता है, 15 आ गया यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे आया 15। अब यहाँ पे ये क्या करता है, मॉडल जो होता है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल एक फंक्शन का वर्क करता है, फंक्शन यूज़ करता है, लाइक इसके पास मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, ये क्या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलता है। अगर मान लो कि इसका प्रोबेबिलिटी 15 आया, इसकी 90% प्रोबेबिलिटी है और इसकी या तो 60% है, तो यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन जो होता है एक एक्टिवेशन फंक्शन में, लाइक हम लोग पहले ML के एक पार्ट समझ लेते हैं, ML कितने टाइप का होता है, कि मोस्टली हम लोग काम करेंगे मशीन लर्निंग पे, है ना। देखो मशीन लर्निंग मेनली होता है, ये 4 टाइप के होते हैं। हेलो, सीरियस हो यार थोड़े, एक तो यहाँ पे सिस्टम की इशू आ रही है। मशीन लर्निंग जो होता है ये 4 टाइप की होती है। सबसे पहला होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। किसी ने मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है कि जब तक हमें टाइप का किस मशीन लर्निंग का कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है ये पता नहीं हो तो कोई भी हम लोग मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेटा देखते ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि इस डेटा पे हम लोग मशीन लर्निंग का ये एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले ये तो हमें पता होनी चाहिए कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई कब करते हैं, उसके लिए किस टाइप का डेटा चाहिए होता है। तो यहाँ पे मेनली हम लोग मशीन लर्निंग से समझेंगे कि कौन सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम किस टाइप के डेटा पे काम करता है।
तो यहाँ पे होता है सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग ये होता है, ये हमेशा लेबल डेटा पे काम करता है। लेबल मान लें कि समझ लो 4 फीचर है, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 फीचर है, एक पांचवा बता दे कि ये चारों फीचर एक रो रीड किया चारों फीचर को। मान लो कि कोई बाइक है, बाइक में 2 इसमें व्हील होते हैं, एक सीट होता है, इसकी लेंथ इतनी होती है, विड्थ इतनी होती है, 4 चीज़ होगा। इसके बेसिस पे हम लोग लेबल क्या डालते हैं कि ये बाइक है, आउटपुट हम लोग लिख रहे हैं उस डेटा पे। मान लो कि डेटा इस फॉर्मेट में है, फीच हेलो, ये डेटा है, ये मान लो कि फीचर है, इस फीचर को रीड करके बता रहे हैं कि ये ए है, इस फीचर को रीड किया तो बता रहे हैं ये बी है। तो ये क्या है, एक हमें लेबल दे दिया हमने, क्योंकि फीचर है उसका लेबल आउटपुट भी हम लोग दे दिया कि ये फीचर रीड करोगे तो ये ए होगा। इस 2 फीचर को रीड किया तो क्या हुआ, ए हुआ। इस 2 फीचर को रीड किया तो क्या हुआ, बी हुआ। तो क्या है, हम लोग जैसे कोई भी हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़ा क्या होता है, एक साइज होता है ना। तो साइज़ का क्या है, छोटे बच्चों का जितना साइज़ होता है एस होता है, एस वाले को एक एसोसिएशन में रखो, एक ऑर्डर में रखो। एम वाला है तो उसे एक ऑर्डर में रखो। तो ये क्या एक पैटर्न होता है। हमारा मशीन लर्निंग जो मॉडल होता है, इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग में एसोसिएशन इसी चीज़ को, प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए हेल्प करता है कि इस चीज़ को इस ऑर्डर में रखोगे तो आपका काम क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, है ना। कि नहीं तो मान लो कि कोई ऐसा एक रूम है जिसमें हर एक कपड़े मिला के रख देते हैं, एक बंदा है उसे पता है कि चीज़ें एसोसिएटेड है, इस रो में जाऊंगा तो मेरे को इस नंबर का चीज़ मिल जाएगा। तो क्या है, 10 एम्प्लॉय के बजाय 1 एम्प्लॉय काम किया, कॉस्ट रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अगर मान लो कि हम लोग मिला के रखते तो 1 के बदले 2 वहाँ पे एम्प्लॉय जाता, तो 2 जने डबल सैलरी लेता। तो क्या मशीन लर्निंग इस कॉस्ट को रिड्यूस किया कि नहीं है, किया। यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन, यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग हमारा इस चीज़ को सॉल्व किया। हर एक ML जो होता है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर इससे आप मतलब एक इंटरेस्ट फील्ड लेके चलोगे ना तो बहुत मजा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में। ये क्या है, रियल, तब क्या कोई रियल लाइफ किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते तो मज़ा आता है करने में, क्योंकि कोई ऐसा हमें काम मिलता है जिससे हमें लगता है कि भाई इससे कुछ इंसाइट ही नहीं निकलने वाला, काम करने का मन ही नहीं करेगा। जैसे मैं बोल दूँ तुम्हें भाई 10 पेज का एक नोट्स लिख के आना, कोई लिखेगा नहीं लिखेगा, क्योंकि इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट दे दूँ, हाँ भाई ये एक प्रोजेक्ट हम लोग काम करते हैं, एक ड्रोन बनाते हैं जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, अगर इसे हम लोग मार्केट में बेचेंगे तो इतनी हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, इसमें सबको इंटरेस्टेड होगा, सबने ज्वाइन करेगा इस चीज़ को। तो क्यों, ये एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इससे हमारे पैसे आए। तो हमारा जब मशीन लर्निंग है इसे एक इंटरेस्टिंग फील्ड लेके चले ना तो बहुत चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। तो जैसे कि हमें सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग तो पता चल गया। क्लस्टरिंग क्या है, बस क्लास को एक ग्रुप में बनाए, ग्रुप में एसोसिएट करेगा। ये जो होता है जैसे कोई इमेज है, इमेज पे एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मशीन लर्निंग ये नहीं होता है कि बस डेटा ही रीड करता है, वो इमेज डेटा भी रीड करता है, ये फ्रीक्वेंसी भी रीड करेगा, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी बता सकता है ये चीज़ है, किसी साउंड को भी रीड कर लेगा, साउंड को रीड करके ये बता देगा कि इस इंसान का एक ये साउंड है। मान लो कि आप सब जने का मैं साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड करके मैं मॉडल को देता हूँ, तो ये बता सकता है कि पैटर्न को रीड कर, लेबल नहीं दे रहा, बस ग्रुप बना देगा कि ऐसा ग्रुप बनाएगा कि अगर इंडिविजुअल हो 10 जने हो 10 जने का साउंड दिया तो 10 ग्रुप बना देगा, क्योंकि 10 का अलग है। अगर 10 जने में 8 जने का साउंड एक हो तो 2 जने का वो एक ग्रुप बनाएगा। ये क्या क्लस्टरिंग ने किया। लेकिन जब चीज़ों को ऑर्डर में डालना हो, जैसे मार्केटिंग का मैं एग्जांपल दिया, देखो एसोसिएशन ने किया, इस चीज़ को बस रियल लाइफ चीज़ों से इंटीग्रेट करो और इसे बेसिक चीज़ें बस फ्लो समझो। हाँ देखो, जैसे इमेज क्या होता है, किसी भी हम लोग इमेज का कोई लेबल, या तो लेबल भी दे सकते हैं, लेबल नहीं भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया लेबल डेटा पे कौन सा एल्गोरिथम काम करता है, सुपरवाइज। लेबल पे
अनसुपरवाइज। अगर मान लो कि मैं कोई एक इमेज से मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ, इससे कोई लेबल ही नहीं है, एक कैट का है एक डॉग का है, ये क्या करता है हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल एमएल जो डीप लर्निंग होता है वो इमेज रीड कर लेगा क्योंकि उसका मॉडल बने हुए हैं, लेकिन मशीन लर्निंग ये इमेज डायरेक्ट रीड नहीं करता। इससे क्या होता है कि हम लोग इमेज को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए एक लाइब्रेरी आता है पिलो, जो पाइथन की लाइब्रेरी है। अभी इसे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, जैसे पाइथन आप लोग देख रहे हो कि मल्टीपल लैंग्वेज है, लेकिन एआई और डेटा साइंस में मोस्टली पाइथन यूज़ क्यों होती है? हाँ, और कोई एआई और डेटा साइंस में मोस्टली पाइथन यूज़ क्यों होती है? इजी तो है। और एनीवन? पाइथन ही इसमें यूज़ क्यों ली जाती है? क्योंकि पाइथन जो है, पाइथन में 400 प्लस लाइब्रेरी बन चुकी है। कोई ऐसा कोई लैंग्वेज अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो इतनी सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है जो किसी भी काम को एकदम सिंपल बना दे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है डेटा साइंस और एआई में हम लोग ग्राफ को रीड करते हैं, ग्राफ को रीड करके हम लोग बताते हैं हाँ भाई ये ग्राफ में ये चीज़ें एक आउटलायर है, ये एक एरर है। कि मोस्टली अब अगर मैं मान लो कि 1 लाख डेटा को रीड करता हूँ तो 1 लाख डेटा से कोई एरर बता सकते हो क्या? नहीं बताओगे। लेकिन आपको मैं एक ग्राफ देता हूँ, ग्राफ को अगर मान लो कि पाई चार्ट बनाया, पाई चार्ट में मैं बताती है कि 60% इसमें सिविल के स्टूडेंट है, 40% इसमें मैकेनिकल के हैं, तब ग्राफ को देख इजीली बता दिए ना आप। ग्राफ को उसमें परसेंटेज दिया है, उसमें ये चार्ट है, आप लोग इजीली बता दिए। अगर मैं 100 रो दे दूँ तो रो में कैसे रीड करो कि इसमें सिविल के इतने मैकेनिकल के हैं? कॉम्प्लेक्स होगा ना। ग्राफ में से कन्वर्ट करो तो ईजी हुआ। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो पाइथन है मल्टीपल, जैसे मैटप्लॉट और एक C1 होता है, ये 2 पाइथन की लाइब्रेरी है जिससे कोई भी ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। और एमएल और डीप लर्निंग में बहुत रिक्वायर्ड चीज़ है ये अपनी इमेज और ये प्लॉटिंग, ये बहुत सारी हम रिक्वायरमेंट को, जैसे पांडास होता है। अब क्या पांडास क्या इसमें जैसे मोस्टली है, देखो मोस्टली अपने डेटा साइंस और एआई में यूज़ होने वाली 5 लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तो बहुत है, लेकिन एक बेसिक लेवल का मतलब एक बेसिक जो स्टार्टर है इस पे काम करना चाहता है मोस्टली अभी 5 लाइब्रेरी पे काम करता है। एक होता है अपना पांडास। पांडास क्या होता है डेटा फ्रेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या है एक डेटा पे काम कर रहे हैं, वो भी क्या होता है एक फॉर्मेट होता है रो और कॉलम का। ये क्या करता है पांडास, हमें एक डेटा फ्रेम प्रोवाइड करता है। क्योंकि मोस्टली हम लोग किसी अगर एक्सेल या किसी भी अगर डेटा फ्रेम में, फ्रेम क्या होता है मान लो कि ये अपना एक एक्सेल शीट ही, ये क्या करता है मोस्टली एक बैंक एक फ्रेम प्रोवाइड करता है। अब इस फ्रेम में कोई एडिट करना, इसे मैनिपुलेशन बोलते हैं, कोई डेटा इंसर्ट करना हो, एडिट करना हो, कोई चेंजेस करना हो, अगर डेटा सेट में किसी भी टाइप का चेंजेस या मैनिपुलेशन करना हो तो किस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे हम? पांडास का। डेटा सेट में किसी भी टाइप का चेंजेस करना हो, रो को चेंज करना हो, रो डिलीट करना हो, कॉलम डिलीट करना हो, या किसी भी टाइप का अगर डेटा सेट में हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं उसके लिए क्या हम लोग पांडास यूज़ में लिए। पांडास का अभी और भी बहुत यूज़ केस होता है, बस हमें मोस्टली अभी इतना समझ रहे हैं, है ना। दूसरा होता है नमपाई। नमपाई का नाम सुना है किसी ने? कहाँ पे यूज़ होता है इसका? इसका क्या यूज़ केस है नमपाई का? अच्छा, एरे का नाम सुना है किसी ने? एरे क्या होता है? एरे, व्हाट इज एरे? व्हाट इज एन एरे? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। एरे मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें बस एक ही टाइप के डेटा टाइप हो। एरे में कभी मिक्स डेटा टाइप नहीं होता। एरे में बस अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होगा, अगर इंटीजर डेटा है तो इंटीजर डेटा ही होगा। लेकिन हमारा जो पाइथन है, पाइथन में क्या हमारा जो बस पाइथन में कितने डेटा टाइप होते हैं? मोस्टली 2 होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। लेकिन पाइथन में मोस्टली अगर हमारा एरे प्रोवाइड नहीं करता है, ये क्या करते हैं उसके बेसिस पे टपल और लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो टपल और लिस्ट के बेसिस पे तो इसमें लेकिन ये जो होता है इसमें एक चीज़ आ जाती है, टपल और लिस्ट जो होता है इसमें मल्टीपल डेटा टाइप या सपोर्ट करते हैं। लेकिन मान लो कि ग्रुप बना दिया, इसमें इंटीजर डेटा है और स्ट्रिंग भी डेटा है, हम लोग कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा है। किसी नंबर, कोई नंबर में है तो कोई स्ट्रिंग में हम कर नहीं पाएंगे। हम लोग कब कैलकुलेशन सिंपल होगा? जब एक फॉर्मेट में या एक एरे में बस सिंगल डेटा टाइप पे डेटा हो, या तो फ्लोट हो या इंटीजर हो। फ्लोट मतलब क्या? डेसिमल डेटा टाइप। या तो अगर एक फॉर्मेट में डेटा हो तो हम लोग कैलकुलेशन ईजी हो या ईजी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा?
ईजी होगा, अब मल्टीपल फॉर्मेट में हो तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए मैं क्या एरे का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो नंपाई होता है एक एरे प्रोवाइड करता है, और भी हाँ अरे यहाँ तक ये भी नहीं, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ये नंपाई प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई करना हो, मल्टीपल डायमेंशन वाले हम लोग डेटा पे काम करना चाहते हैं, कंप्यूटेशन फास्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे कैसे इसमें फंक्शन बिल्डिंग बने हुए कि मान लो कि 1000 अब रो है, एक कॉलम का हमें डेटा को सम करना है, इसका एक डॉट सम, अगर मान लो कि मैं कोई एक कॉलम है, कॉलम का मान लो कि हम DF डेटा सेट का मैंने नाम दे दिया कि डेटा सेट को जब लोड करते हैं तो कुछ एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल सबको पता है, मान लो कि कोई ए है, ए के अंदर मैं 5 डाल दिया, मतलब क्या है, एक मेमोरी में 5 डेटा है, लेकिन इसे डिनोट किसे कर रहे हैं, ए से। ये क्या है, एक वेरिएबल है जो उस डेटा को डिनोट कर रहा है, इस स्पेस पे ये वाली वैल्यू है, उसे नाम क्या दिए हम लोग ए। तो कभी भी हम लोग किसी प्रोग्राम में 5 थोड़ी एक्सेस करते हैं, ए एक्सेस करते हैं, क्योंकि ए के पास इसका कैलकुलेशन पड़ा है, उस चीज़ को एक्सेस करेंगे तो वो इसका आंसर दे देगा। उसी तरह DF है, तो DF का क्या होगा, DF के अंदर पूरा एक डेटा सेट स्टोर है। मान लो कि मैंने सोलर का डेटा एक मतलब सोलर का एक्सेल डेटा मैंने इसमें अपलोड किया, तो उसके किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ मैं, DF के अंदर। अब देखो पांडास का मैंने बताया, पांडास का एक यूज़ बस डेटा फ्रेमिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, इसका यूज़ डेटा को लोड करने के लिए भी यूज़ होता है। मान लो कि तो तुम्हारे पास आप क्लाउड पे डेटा आ चुका डिवाइस से, अब उस डिवाइस को प्रोग्राम में तुम लाओगे कैसे, उस डेटा को, उस डिवाइस के डेटा को प्रोग्राम में कैसे लाएंगे, ये हमारा पांडास हेल्प करता है। या तो उसे एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे, या कोई हमारा MySQL क्या होता है, मतलब एक हमारा स्टोरेज होता है जहाँ पे कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं, या वहाँ से एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ये डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करती है। मान लो कि हमें एक्सेल डेटा डाउनलोड करना है या प्रोग्राम में एक्सेस करना है, इसका एक फॉर्मेट होता है PD डॉट अंडरस्कोर है एक्सेल। PD क्या है, एक डेटा फ्रेम, जैसे पांडास होता है, पांडास को लाइब्रेरी में इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अब देखो पाइथन का एक कोड है, इंपोर्ट पांडास एज PD, इसे AS को एलियास भी बोलते हैं हम लोग। पांडास को क्या है, मतलब किसी भी लाइब्रेरी के यूज़ करते हैं हम लोग प्रोग्राम में, तो सबसे पहले क्या उसे इंपोर्ट करते हैं। मतलब मैं इस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहता हूँ, तो हेडिंग में स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ये लाइन मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है। मैंने पांडास इंपोर्ट किया, इस लाइन से इंपोर्ट पांडास एज PD, मतलब हमारे पांडास में, हमारे लाइब्रेरी मतलब प्रोग्राम में पांडास इंपोर्ट हो चुका है, अब इसका यूज़ करना है। इसे हमने अपने प्रोग्राम में इसलिए लाया क्योंकि इसी की हेल्प से किसी भी डेटा सेट में हम लोग एडिट करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, किसी भी डेटा सेट को रीलोड करेंगे, या किसी भी टाइप का प्लॉटिंग होता है, प्लॉटिंग हम लोग सीधा डेटा फ्रेम का फीचर पकड़ाते हैं, इसका रेफरेंस देंगे हम उसे। अब मान लो कि हम लोग यहाँ पे तो हम लोग इंपोर्ट कर लिया पांडास को, अब इसे यूज़ कैसे, अब एक्सेल में डेटा है, हम लोग क्लाउड पे गए, उसे आप कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट देता है, किसी भी डेटा को आप किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, एक्सेल में, CSV में, PDF में, या इमेज फॉर्मेट में, है ना। तो हम लोग वहाँ पे एक्सेल यूज़ किया, एक्सेल हमने डाउनलोड कर लिया, हमारे पास वो डायरेक्टरी में आ चुकी है डाउनलोड फाइल में, अब उसको प्रोग्राम में लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लिया। अब सीधा मान लो कि मैं DF के अंदर वो डेटा डाउनलोड करना चाहता हूँ, जैसे ये वेरिएबल मैंने बताया A, इसका भी वेरिएबल हम लोग DF नाम देते हैं, इसके अंदर हम लोग डेटा सेट स्टोर करेंगे, है ना। तो DF के अंदर मैं डेटा सेट लाना चाहता हूँ, मान लो कि उस डेटा सेट का जो हमने स्टोर किया, डाउनलोड किया, उसका नाम है A डॉट एक्सेल, EXEL, है ना, A डॉट एक्सेल उसका नाम है उस डेटा सेट का। अब उस डेटा सेट को हम लोग प्रोग्राम में लाना है, तो DF एक वेरिएबल मैंने नाम दे दिया जहाँ पे मैं डेटा सेट लाऊंगा। अब PD क्या है, अभी इंपोर्ट पांडास एज PD, पांडास को हम लोग किसके रेफरेंस के थ्रू हम लोग यूज़ करेंगे, PD के। PD क्या, जहाँ पांडास का यूज़ है वहाँ पे PD डॉट, पांडास वहाँ पे काम करेगा डॉट, उसके बाद जो भी अप्लाई करना हो, तो PD डॉट, अब क्या है, हमें डेटा एक्सेल को रीड करना है, PD डॉट रीड एक्सेल, ये क्या है, हमारा एक्सेल डेटा इस लाइन से रीड होगा।
अगर हमें CSV डेटा होता, CSV नाम सबको पता है, CSV एक्सटेंशन, जैसे एक्सेल फाइल जो होता है ना मल्टीपल फॉर्मेट में होता है, डॉट XLSX, है ना, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा, यहाँ पे एक्सेल नहीं होता है, XLSX ये होता है ना, ये एक्सटेंशन होता है इसका। उसी तरह CSV भी एक एक्सटेंशन है। अब देखो दोनों में इसका भी डिफरेंस होता है, XLX का और CSV का मैं आगे बताऊंगा। मान लो कि XLS में भी डेटा है, तो मतलब क्या है, एक्सेल फॉर्मेट है, PD डॉट रीड एक्सेल, मैं इसका ये पूरा नाम दे दूंगा, A डॉट XLSX। तो इस डेटा को प्रोग्राम में लोड कर दिया, एक लाइन इंपोर्ट किया, दूसरा लाइन प्रोग्राम में डेटा आ चुका है, बस 2 लाइन से ही। अब बस हमने यहाँ पे ये नाम दिया, लेकिन बाय द वे अगर कंप्यूटर सेम फाइल में अगर वो डेटा सेट ना हो तो रीड नहीं करता, उससे जगह हम लोग क्या करते हैं, उसका पाथ देते हैं यहाँ पे। तो वो मैं जब हम लोग लैब करेंगे तो वहाँ पे मैं पाथ दिखाऊंगा कैसे ऐड करते हैं, बस इतना समझ लो। पांडास को हम लोग लोड किया, इंपोर्ट किया, फिर यहाँ पे हम लोग उस फाइल को लोड कर दिए, और सारा डेटा किसके अंदर है, DF के अंदर, ठीक है। अब ये जो डेटा सेट आ गया, मान लो कि अब इस डेटा सेट में कोई एक ऐसा कॉलम है और उस कॉलम पे हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, भाई इस कॉलम को तो रीड करके बता दे कि कितना इसका टोटल सम होगा, है ना। तो इस सम, ये मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करने के लिए, कैलकुलेशन अप्लाई करने के लिए हम लोग अब लूप चलाएंगे। तो लूप क्या करेगा, लाख टाइम, मतलब 1 लाख रो है तो 1 लाख बार रो चलेगा हर एक रो के लिए, है ना। इसे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ेगी, या तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे जो नमपाई यूज़ होता है, नमपाई क्या करता है, मैथमेटिकल जितने भी कैलकुलेशन है उसे सिंपल बना देता है। अगर बस मान लो कि यहाँ पे DF है, DF का एक कॉलम है, कॉलम का नाम, कॉलम से किस चीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं, फीचर, फीचर ही हमारा क्या है, कॉलम है। अब मान लो कि एक DF है, उसका नाम क्या हम लोग देते हैं, प्राइस देते हैं। DF प्राइस, DF हमारा डेटा सेट है, प्राइस क्या है, उसका एक कॉलम है, इसके अंदर मान लो, हाँ कॉलम, अरे सॉरी फीचर, फीचर है। फीचर के अंदर हम मान लें कि 1 लाख रो है, 1 लाख के अंदर पूरा फीचर एक रो, मतलब कॉलम पूरा फिक्स है, एक पूरा फिक्सर था, ये पूरा हमारा क्या है, प्राइस है ना। हम लोग चाहते हैं कि भाई पूरा कॉलम का, मान लें कि कोई एक ऐसा, ये नहीं कि डेटा में एनालिसिस इस टाइप का होता है, कोई कंपनी वाला आता है, कंपनी वाला आपको बोलेगा कि भाई बता दे 2026 में मैंने कितना सेल किया, है ना। उसके लिए क्या करोगे आप, इस पूरे कॉलम को, डेटा को सम करोगे, है ना। इस दिन मैंने इतना सेल किया, इस दिन इतना किया, मतलब एक पूरे साल के रो को, रो के क्या, एक दिन का एक रो बनता है, दूसरे दिन का एक रो बनेगा, तो हर एक रो में एक एक उसका प्राइस है। हेलो, पीछे सो रहा है यार, कोई समझ नहीं आ रहा, मतलब अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो सीधा बोलो, मैं अभी आप लोग की तरह हूँ, सीधा बेहिचक बोल सकते हो सर मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, कोई भी हो सीधा मैं उस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि बहुत ऐसे आप लोग ट्रेनिंग करने जाओगे, कभी आप लोग को बहुत ऐसे ट्रेनर मिलेंगे जो आपको ये तक नहीं बताएंगे बेटा तुम्हें ये करना है, सीधा बोल देंगे भाई ये करके दिखाता हूँ, अगर नहीं दिखाए तो सीधा क्या करेगा, कल बाहर दिखा लेगा। लेकिन आपके कॉलेज ने आपके लिए कोर्स ऑर्गेनाइज किया, बाहर से ट्रेनर को आपके लिए बुलाया, इससे क्या है, जो भी ट्रेनर हो आप अपने अकॉर्डिंग उसे जो भी चाहे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराओगे, क्या मेरे को नहीं आता उसे वो सॉल्व कराओगे, सर ये चीज़ों को एक्सप्लेन करो ताकि मैं अच्छे से आए। अगर आप लोग ये कंपनी में गए होते ना तो वहाँ पे क्या होता, टास्क असाइन होगा, मेंटली इतना प्रेशर चढ़ता है ना। मेरे भी ट्रेनर है, वो कितने रात को 10 बजे मैसेज करेंगे, कल पेपर सबमिट करना है, जल्दी से इसे टेक्निकल पार्ट क्लियर कर दे, तो वो तो दिन को रात को सो जाएंगे, लेकिन मुझे रात भर जग के उसका टेक्निकल पार्ट क्लियर करना पड़ता है। ये सारे ट्रेनर जो होते हैं, लेकिन आपको क्या है, आपके टीचर ने, आपके अमृत सर है, बाहर से फैकल्टी को बुलाया ताकि क्यों आपको ट्रेन कर पाए, आप अपने अकॉर्डिंग उनसे पूछ पाए, सर इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करो, मुझे ये चीज़ नहीं आती, अगर ऐसे बताओगे तो हम और अच्छे से सीख लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग हर एक डाउट पूछोगे, कि वहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं मिलती, मैं खुद उतना ट्रेनिंग कर चुका हूँ, वहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं मिलती जितना आप लोग के यहाँ पे मिलेगी। और वहाँ पे कोई चीज़ें ये समझो कि कंपनी में जाऊँगा सिखाता है, वहाँ पे कोई नहीं सिखाने वाला, बस वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, ये पार्ट को क्लियर कर दे, ये चीज़ बना दे, ये नहीं बताएंगे कि बनेगा कैसे, बनाओगे कैसे, क्या प्रोसीजर होगा, कोई नहीं। ये चीज़ें क्या हमें यहाँ पे सीखनी है ना। अगर कोई भी डाउट आता है तो डायरेक्ट मेरे से पूछो, पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई आपको एक डेटा सेट किसी ने, आपके फाउंडर ने दे दिया, बोला कि भाई 1 साल में मैंने कितना सेल किया आप बता देता हूँ,
या तो लूप चलाओगे, इस कॉलम को पकड़ के एक लूप डाल दो, हर एक रो के डेटा तुम लोग प्राइस को रीड करो, उसे सम करते जाओ, है ना। तो इसके लिए हमने नंपाई ने क्या किया, एक सम फंक्शन बना दिया है, ठीक है। इस सम के अंदर अगर हम लोग ये डीएफ प्राइस के अंदर अगर उससे अपलोड करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सीधा इस कॉलम के नाम को डालते हैं, भाई इस फीचर के हम लोग इस फीचर तेरे डेटा सेट में जाना है, ये फीचर को सेलेक्ट करना है, उस सारे कॉलम को ऐड कर देना है, वो क्या करेगा, सम कर देगा। ऐसे मल्टीपल फीचर बन चुके हैं अपने नंपाई में, जैसे ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो, एवरेज निकालना हो, परसेंट उसका, और मल्टीपल चीज़ें हैं। इसी अब तुम्हें कोई ऐसा बोल देगा, अब कोई मतलब फाउंडर बोला किस दिन सबसे ज़्यादा सेल हुआ, उसके लिए क्या होता है, मैक्स फंक्शन काम होता है। मैक्स फंक्शन एक मिनिमम फंक्शन। मैक्सिमम क्या करता है कि तुम्हारे कॉलम का सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम डेटा, सबसे बड़ा डेटा तो निकाल के वो आउटपुट में दे देगा, सर आपने इस दिन सबसे ज़्यादा सेल किया है। मिनिमम मतलब सबसे कम दिन किस दिन हुआ, उसके लिए मिनिमम फंक्शन अप्लाई कर दो। बस क्या, एक छोटा छोटा वर्ड, बस ये फंक्शन को पढ़ लोगे ना थोड़ा सा, फंक्शन यूज़ कैसे किया जाता है, तो प्रोग्राम और सिंपल हो जाएगा। हमें लूप नहीं लगाना, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं लिखना, बस डॉट सम, डॉट क्या होता है अपना परसेंटेज, परसेंट होता है, परसेंट नहीं होता, डॉट एवरेज, एक मिनट यार, अजब ड्रामा यार इसमें। अब जैसे देखो, जैसे काम क्यों नहीं कर रहा यार, जैसे डॉट सम है, ये क्या करेगा, हमारे सारे रो या कॉलम के डेटा को सम कर देगा। या क्या होता है एवरेज, हेलो इधर देख लो ना एक बार, एवरेज क्या होता है, कोई भी कॉलम या रो, उसकी रो या कॉलम का एवरेज निकाल देगा, है ना। दूसरा क्या होता है मैक्सिमम, फिर क्या होता है मिनिमम। ये क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारी फंक्शन बन चुकी है जो कि आपके क्या है, बड़े बड़े कोड लिखने से एक छोटा सा बस तो ये इंपोर्ट कर लो, इस फंक्शन का यूज़ कर लो, क्योंकि इन सारी बस लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। लाइब्रेरी का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स काम को सिंपल बना दे, है ना। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ों को बस समझना है, अब डेप्थ में नहीं जाना कि ताकि आप हैक्टिक हो जाए एक बार में, ताकि आप पढ़ो ही ना, बस इन चीज़ों को छोटे छोटे मॉड्यूल को समझना है। दो चीज़ हम लोग पढ़ लिए, पांडास और नमपाई, बस यूज़ केस जान रहे हैं, हमें पप्पा नहीं पढ़ रहे, पढ़ाने जाओ तो एक दो दिन भी कम पड़े, बस यूज़ केस हमें पता चल गया। पांडास का यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी डेटा फ्रेम में मैनिपुलेशन करना हो, चेंजेस करना हो, या कोई भी डेटा सेट को लोड करना हो या एडिट करना हो, उसके लिए पांडास का यूज़ करेंगे हम। नमपाई का यूज़ क्यों किया, किसी भी टाइप के कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ को ईजी बनाने के लिए हम लोग नमपाई की यूज़ किए। किसी भी चीज़, क्योंकि बहुत ऐसे काम होंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अपनी नमपाई की पड़ती है। यही अगर हम डीप लर्निंग में जाते हैं तो डीप लर्निंग में दो फ्रेमवर्क यूज़ होती है, पाइटॉर्च और टेंसर फ्लो। तो वहाँ पे एरे के बदले हम लोग टेंसर पढ़ते हैं। आगे जाते हैं तो ये चीज़ें अपग्रेड होते जाती है, लेकिन हमारे जो मशीन लर्निंग है यहाँ पे एरे से काम निकल जाता है अपना। लेकिन जब हम लोग डीप लर्निंग पे आते हैं तो वहाँ पे यूज़ क्या होता है, टेंसर। उसके लिए दो फ्रेमवर्क होती है, पाइटॉर्च और टेंसर फ्लो। दोनों में से एक कोई पढ़ लेंगे हम। पाइटॉर्च में भी टेंसर यूज होती है, यहाँ पे भी यूज़ होती है। टेंसर के भी मल्टीपल टाइप होते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। दो चीज़ें पढ़ लिया। तीसरा क्या अपना मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्लॉटिंग, किसी भी डेटा को प्लॉटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि अपने डेटा साइंस में या एआई में प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, क्योंकि हम लोग डेटा को सही से रीड नहीं कर पाएंगे। कॉलम बाई कॉलम हम लोग जाकर उसे पढ़ेंगे नहीं, हम लोग बस डेटा देके एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन वो एनालिसिस हम लोग क्या है, सिंपल कौन चीज़ बनाएगा, अपना चार्ट। कोई भी हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, कोई भी बार प्लॉट हो, हिच प्लॉट हो,
या पाई चार्ट हो, डोनट चार्ट हो। चार्ट बहुत टाइप की होती हैं। चार्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा 10th और 12th क्लास में, बहुत डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इसमें स्टैटिक्स सिस्टम पढ़ा है, स्टैटिक्स 9th और 10th आई थिंक दोनों में आती है, 12th में भी आती है स्टैटिक्स। बस अभी उतना अभी आपके लिए काफ़ी है डायग्राम को रीड करना, ठीक है। किसी भी आप लोग डेटा को हम लोग प्लॉटिंग कराना हो, मान लो कि अपना जैसे मैंने प्राइस का बताया, अब आपको जैसे अगर कहीं भी प्रेजेंटेशन देते हो किसी भी क्लाइंट के सामने, तो क्लाइंट को तो ये अब डेटा तुम लोग पॉइंट में लिख के तो बताओगे नहीं, भाई इस दिन आज कितना, मान लो कि 12 तारीख है, 12 तारीख को हम लोग 6000 का सेल किए, ऐसे दिखाओगे नहीं। हम लोग क्या है, एक चार्ट बनाते हैं इसका, जैसे हम लोग चार्ट से डिनोट कर देंगे। मान लो कि ये हमारा बार चार्ट है, ये हमारा क्या है, डे है, ठीक है, 70 60 50 10, ठीक है। ये ग्राफ है, ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा डे है, 4 तारीख को सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, कितनी हुई, 100। कि ग्राफ से देख के हमें सिंपल पता चल जा रहा है ना, हाँ इस दिन हमने सबसे ज़्यादा सेल किया, और कितना सेल किया पता चल जा रहा है, ईजिली विजुअलाइजेशन है। क्योंकि हम लोग कभी टेबल जाके या समरी दे के या टेक्स्ट में समझाएंगे नहीं, सर इस दिन आपकी कंपनी ने इतना सेल किया, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या प्रेजेंटेशन में जब कोई भी हम लोग वो डैशबोर्ड बनाते हैं, डैशबोर्ड में क्या होता है, बस चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स के बेसिस पे हम लोग किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसी चीज़ को चार्ट को प्लॉट करने के लिए किस लाइब्रेरी का यूज़ होता है, मैटप्लॉटलिब का। मैटप्लॉटलिब एक होता है अपना चौथा सीबॉर्न। अब देखो दोनों में डिफरेंसेस कहाँ आ जाती है, ये दोनों है, दोनों भी प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी प्लॉट कर सकता है, ये भी प्लॉट कर सकता है, दोनों प्लॉटिंग में यूज़ होती है। लेकिन मैटप्लॉटलिब इसका यूज़ क्यों पड़ गया, जब मैटप्लॉटलिब हमारे पास था ही तो सीबॉर्न का यूज़ क्यों पड़ा। अब देखो मैटप्लॉटलिब जो होता है ना, सीधा तुम्हारे डेटा सेट पे अप्लाई नहीं होता, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डेटा को एक पैरामीटर में देता पड़ता है, भाई ये कॉलम है, ये कॉलम ले और ये कॉलम ले, ये मैं दो कैटेगरी, मान लो कि बार चार्ट हमें बनाना होता है, क्या है, दो डेटा चाहिए हमें, एक एक्स का एक वाई का, वाई पे कौन सा रो रखना चाहते हैं और एक्स पे कौन सा रो रखना चाहते हैं, दो डेटा देते हैं, और दोनों का इसमें डेटा टाइप क्या है, दोनों इंटीजर में है। एक कैटेगरिकल इसमें हो सकता है, जैसे डे क्या है, डे कैटेगरिकल डेटा है, मान लो कि 1 2 3 4 है, ये क्या है, डे है, डे पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। ये क्या कौन सा डेटा है, कैटेगरिकल डेटा है। तो बार चार्ट प्लॉटिंग के लिए दो डेटा यूज हुए हैं, क्या है, इंटीजर है, दूसरा कैटेगरिकल। इंटीजर को दूसरा हम लोग क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा बोल सकते हैं, स्टैट्स में मेनली इसे क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव दूसरा कैटेगरिकल डेटा, दो डेटा दिए थे, चार्ट प्लॉट हो गया। इसी तरह हमें इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा मैटप्लॉटलिब में डेटा को प्लॉट करना। इसमें हमें डेटा टाइप देखना पड़ता है, कॉलम देना पड़ता है एक एक करके, तब जाके वो प्लॉटिंग करता है। लेकिन सीबॉर्न क्या है, सीबॉर्न, और इससे मेनली एक फीचर और बता था, सीबॉर्न एक ऐसा एडवांस लाइब्रेरी है प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग तो कर लेता है, ये डायरेक्ट तुम्हारा डेटा सेट भी अपलोड करा लेता है। अगर कोई भी हमें डेटा है, कोई एक्सेल अपलोड नहीं करना चाहते, डायरेक्ट हम लोग क्या एपीआई से डेटा लेना चाहते हैं। एपीआई पता है, एपीआई के नाम सुना है किसी ने, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो क्या होता है, किसी भी दो सर्वर को या दो पीस को एक साथ इंटरेक्ट कराने में काम करता है। मान लो कि तुमने एक जैसे रियल लाइफ एग्जांपल बताया, एक जोमेटो है, जोमेटो क्या यूज़ करता है, मैप का यूज़ करता है, गूगल मैप का। तो गूगल मैप डायरेक्ट उसने तो यूज़ कैसे कर लेगा, उससे क्या है, गूगल मैप का एपीआई यूज़ करता है। एपीआई यूज़ करेगा तो क्या है, उसका डेटा यहाँ पे दिख सकता है। जब इसका एपीआई लिया, टोकन इसमें डालेगा, तो जितना जो चीज़ गूगल मैप में दिख रही है वो चीज़ यहाँ पे उसके भी वेबसाइट में दिखेगी। लेकिन क्या उससे चार्जेस देना पड़ रहा है, उसका खुद से नहीं है, उसका यूज़ लिया ये क्या करता है, कौन कराता है, एपीआई कराता है। तो इसी तरह हम लोग कोई अगर डेटा एक्सेल या सीएसवी में डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट अपने वेबसाइट पे लेना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, एपीआई से डेटा डायरेक्ट फैच करते हैं। तो ये जो होता है सीबॉर्न हमारा डायरेक्ट एपीआई से डेटा फैच भी करा सकता है, लेकिन मैटप्लॉटलिब भी नहीं कराता है। तो ये इसका एडवांस वर्जन है सीबॉर्न जो होता है सीधा ये डायरेक्ट में डेटा सेट पर भी अप्लाई हो जाता है, और ये एपीआई से डायरेक्ट डेटा फैच भी कर लेता है। ये ज़्यादा ईजी है। क्या कर रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो, आप लोगों को कहीं बोर तो नहीं हो रहा, क्योंकि आज आप लोग कैसे भी तो बेसिक बताना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में करा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेगा तब तक प्रैक्टिकल पे आ नहीं पाओगे।